एक लड़की लगभग 1:30 बजे के आसपास अपने घर जाने के लिए एक ऑटो पकड़ती है। ऑटो पकड़ने के बाद जैसे ऑटो अभी कुछ दूर ही चला था, लगभग उसको 30 किलोमीटर का सफर तय करना था। लड़की को थोड़ा शक होता है, वो अपनी भाभी को फ़ोन मिलाती है। भाभी से कहती है, भाभी मुझे ये ऑटो वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ संदिग्ध हो, जैसे कि इसकी नीयत खराब हो। जैसे ही लड़की ने अपनी भाभी को ये बात बताई तो भाभी कहती है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भैया से बात कराती हूँ। अब भाई फ़ोन पर बातचीत करने लगता है। भाई कहता है, परेशान मत होना, एक काम करो, तुम मुझसे लगातार बातचीत करते रहो और साथ ही मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेज दो, ताकि मैं देखता रहूं कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही हो। कोई दिक्कत में परेशानी हो तो तुरंत ही मुझे बताना है। बहन ने वही काम करने की कोशिश की जो भाई ने बिल्कुल रास्ता बताया था, और अचानक ही बहन का नंबर बंद हो जाता है। जैसे ही बहन का नंबर बंद होता है, उसके बाद बहन का जब नंबर मिल नहीं रहा था, भाई परेशान हो जाता है। भाई के दिमाग में आता है, क्यों ना 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस से मदद मांगी जाए, तुरंत ही पुलिस मदद भी करेगी। लेकिन पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से, उतनी शिद्दत से वो काम नहीं कर पाती है, और देखते ही देखते एक कत्ल हो जाता है। इस कत्ल की गूंज उस इलाके में, उस प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं योगी आदित्यनाथ। जैसे उन तक बात पहुंचती है तो फिर मामला कुछ अलग हो जाता है। जिसने कत्ल किया था फिर उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। दरअसल इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ लोगों की मानसिकता किस लेवल की गिरी होती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल अयोध्या के रोहानी जगह की रहने वाली एक महिला होती है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। वो पढ़ी हुई होती है, बीएड उसने किया हुआ होता है। उसका जो पति है वो पेशे से दर्जी होता है। 13 साल का उस पर एक लड़का भी होता है। एक दिन वो अपने पति से कहती है कि तुम भी मेहनत करते हो, यदि मैं तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करूं, यदि मैं भी पैसे कमाऊं, यदि मैं भी नौकरी करूं, तो हमारा घर कितना अच्छा चलेगा और हम अपने बेटे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देंगे। जैसे ही पति के पास ये मैसेज पहुंचता है, पति कहता है कि तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि कहीं नौकरी मिल जाती है तो तुम कर सकती हो। अयोध्या के इस रोहानी जगह की रहने वाली उस महिला ने आवेदन करना शुरू कर दिया, और एक दिन ऐसा होता है उसके पास एक कॉल आती है 16 मार्च 2025 को यूपी के बनारस से, कि आप अपने यहाँ पर आइए, इंटरव्यू दीजिए और एक परीक्षा होगी, अगर आपने परीक्षा पास कर दी तो हम आपका सिलेक्शन कर देंगे। वो महिला 16 मार्च 2025 को जाती है बनारस में इंटरव्यू देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, और परीक्षा देने के बाद वो अपने पति को फ़ोन करती है। कहते हैं कि मैं यहाँ से परीक्षा देके तो निकल चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक रात अपनी दोस्त के यहाँ पर रुकना है, अपनी फ्रेंड के यहाँ पर रुकना है। तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं उसके यहाँ रुक जाऊँ? पति कहता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर तुम रुकना चाहो तो आराम से रुक जाओ। उसके बाद वो महिला अपनी दोस्त के पास रुकती है 17 मार्च को, और 17 मार्च को यहाँ से निकल जाती है। अब घर चलने के लिए जब निकलती है तो पता चलता है कि उसे रास्ते में जो बस पकड़नी है, वहाँ 2 बस खड़ी हुई हैं। एक बस है जो अयोध्या की है, लेकिन फ़िलहाल नहीं मिल पा रही है, अभी उसको बस मिलने में काफ़ी वक्त लगेगा। और एक बस थी जो कि लखनऊ की तरफ जा रही थी। उसने अपने पति को फ़ोन मिलाया, पति से कहा कि देखो यहाँ बस नहीं मिल रही है अयोध्या के लिए, मैं इसलिए अपने बड़े भैया के पास जा रही हूँ जो कि लखनऊ रहता है। उसका पति कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम आराम से लखनऊ चले जाओ, वहाँ एक आध रात रुक कर आज आराम से आ जाना। जैसे ही पति ने ये पत्नी से बात कही, पत्नी निकल जाती है अपने भाई की तरफ, और आलमबाग जो बस स्टैंड होता है, 18 मार्च 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास वो उस बस स्टैंड पर आलमबाग में उतर जाती है लखनऊ के अंदर। और जैसे वो बाहर निकलती है, सामने से एक ऑटो वाला आ रहा था। ऑटो वाले ने उसको देखा और देखते कहा कि बहन जी आप कहाँ जाओगी? जैसे ही ऑटो वाले ने उस लड़की से पूछा तो उस लड़की ने कहा कि भैया मुझे यहाँ जाना है चिन्हट में एक जगह लगती है कमता। तो वो कहता है कि बहन जी आपको पता है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, पैसे की बार्गेनिंग होती है। वो कहता है कि ठीक है, जैसे जैसे पैसे की बातचीत होती हो, पैसे की बातें हो जाती है। अब इसके बाद उस लड़की ने अपने भैया को फ़ोन मिलाया, और भैया को फ़ोन मिलाने के बाद कहा कि वो आलमबाग बस स्टैंड से यहाँ से निकल चुकी है, उसने एक ऑटो पकड़ लिया है और अगले लगभग 35 मिनट से 40 मिनट में वो घर पहुँच जाएगी, और आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। जैसे ही अभी ये सफ़र थोड़ा सा शुरू ही हुआ था, अभी कुछ किलोमीटर चले ही थे कि अचानक उस लड़की ने दोबारा से अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और भाभी से कहा कि भाभी मुझे ना इस ऑटो वाले की कुछ आदत अजीब सी लग रही है, बात करने का ढंग उसका अजीब सा लग रहा है, बोल चाल का भी ढंग बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि नशे में हो। भाभी कहती है बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भैया से अभी की अभी बात कराती हूँ। भाभी ने भैया से बात कराई और भैया ने जैसे ही बातचीत की उसने कहा कि बहन बिल्कुल भी परेशान मत होना, दरअसल तुम कहाँ पर हो थोड़ा बताओ। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने रास्ता बदल दिया है। तभी भैया कहता है कि मेरी इससे बात कराओ। जब
ऑटो वाले से बातचीत की जाती है तो ऑटो वाला कहता है कि भाई साहब आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, दरअसल जिस रास्ते की आप बात कर रहे हैं उस रास्ते पर मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो का काम चलने की वजह से मैंने ये रूट बदल दिया है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, आपको कोई एतराज़ ना हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। वो कहता है कि ठीक है। जैसे ही इस भाई ने अपनी बहन से कहा कि तुम लाइव लोकेशन भेज दो, मैं देखता रहूँगा कि तुम कहाँ पहुँची कहाँ नहीं। अब रात के 2:35 के आसपास का वक्त हो चला था, वो आती नहीं है, दिखाई नहीं देती, ना ही फ़ोन पर जब बातचीत की जाती है तो फ़ोन उठना बंद हो जाता है, यानी कि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। भाई की टेंशन बढ़ जाती है। भाई ने फिर ट्राई किया और लगातार वो 10-15 मिनट तक ट्राई करता रहता है। वो सोचता है कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि 112 नंबर पर फ़ोन करता हूँ, पुलिस को सूचना देता हूँ कि उसकी बहन ख़तरे में है। जैसे ही उसने रात को 3 बजे के आसपास अपनी बहन के लिए फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि पुलिस ने कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उतनी शिद्दत, उतनी ईमानदारी से कोशिश नहीं की और यही कारण है कि फिर उसका भाई खुद अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब ये बात थी रात के 18 मार्च की। अब 19 मार्च की सुबह का समय हो जाता है। सुबह के 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वाजिद नगर एक जगह लगती है, वहाँ पर सघन सहकारी समिति के पास एक इशरत बाग है और इशरत बाग में उस लड़की की लाश मिल जाती है। जैसे लाश मिलती है, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जो पति तक बात पहुंचती है तो पति का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पति भी पूरी कहानी बयां करता है कि कैसे कैसे वो घर से निकली थी, उसने परीक्षा दी, फिर उसे अपने सहेली के पास पहुंच जाती है, फिर अपने भाई के पास आ रही थी और ये सब हो जाता है। 13 साल का उसका लड़का था, उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ गूंजने लगता है। अखबारों में खबर छपनी शुरू हो जाती है और बताया जाता है कि उस लड़की ने अपने बचाव के लिए हर संभव प्रयास किया था। पुलिस को भी मदद मांगी गई थी, उसने लाइव लोकेशन भी शेयर की थी, लेकिन आखिरकार मामला क्या है। जैसे ही हड़कंप मचता उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी खामियों को देखते हुए 6 पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और पुलिस ने ये प्रण लिया कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का हम लोगों को खुलासा करना है। 60 पुलिस अफसरों की 6 टीमें बनाई जाती हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। पूरी पड़ताल पुलिस करना शुरू कर देती है। पुलिस ने लगभग 6000 सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया और 6000 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद एक दुबग्गा एक जगह लगती है। दुबग्गा के पास पता चलता है कि एक बिना नंबर प्लेट का एक ऑटो है जो लगातार चक्कर काट रहा है। दरअसल जब वो आगे बढ़ रहा है तो वो बड़े संभल के आगे बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस ने सोचा कि इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार ये कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ नहीं। जब उसकी हिस्ट्री को चेक करना शुरू किया है तो उसके बारे में पता चलता है कि इसका कुछ ना कुछ रोल है। अब पुलिस ने ये तो अंदाज़ा लगा लिया था कि एक इस तरह का ऑटो है, इस तरह का रिक्शा है जो संदिग्ध है। साथ ही पुलिस ने ये देखना शुरू किया कि आखिरकार ये जो ऑटो है दुबग्गा के पास देखा गया है क्या। पूरी पुलिस ने लगभग 5000 जो नंबर थे, 5000 नंबरों को पुलिस ने सर्विलांस में लगा दिया। जैसे पुलिस ने 5000 नंबरों को सर्विलांस में लगाया, अब पुलिस ने यह देखना शुरू किया कि घटना स्थल पर जहां पर लाश मिलती है वहां पर कितने नंबर एक्टिवेट थे और साथ ही जो दुबग्गा जगह है क्या वहां भी वही नंबर एक्टिवेट होते हैं। तब छटनी करते करते आखिरकार पुलिस के सामने 2 नाम आते हैं और एक नाम होता है अजय कुमार द्विवेदी और दूसरा नाम होता है दिनेश कुमार। दरअसल ये दोनों सगे भाई होते हैं। अब पुलिस ने जैसे ही इनकी पड़ताल करना शुरू किया है, पड़ताल करने के बाद ये पता चलता है कि ये दोनों जो नाम हैं अजय कुमार द्विवेदी और दूसरा दिनेश कुमार, ये रहने वाले होते हैं दुबग्गा के पास एक कॉलोनी लगती है बसंत कुंज योजना। बसंत की कुंज योजना में जैसे पुलिस वाले पहुंचते हैं उनसे पूछा जाता है कि दिनेश या फिर अजय ये क्या करते हैं, तो पता चलता है कि जो अजय कुमार है द्विवेदी है दरअसल वो ऑटो चलाता है। पुलिस ने जब उसके ऑटो को देखा, जो ऑटो संदिग्ध था वही ऑटो यहाँ पर दिखाई देता है। अब पुलिस पूछती है कि अजय कुमार और दूसरा इसका जो भाई है दिनेश आखिरकार हैं कहाँ, तो फिर उनके बारे में पता चलता है कि वो घर पर तो है नहीं। पुलिस ने जब इनकी हिस्ट्री खंगालना शुरू किया है तो पता चलता है कि अजय कुमार द्विवेदी पर लगभग 22 मुकदमे पहले से ही दर्ज थे और जो उसका भाई है उस पर लगभग 9 मुकदमे दर्ज थे। ये हिस्ट्री शीटर होते हैं, पुलिस को इनकी तलाश भी थी। आखिरकार ये फरार थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पता चलता है कि मलिहाबाद एक संभासी एक जगह लगती है, वहाँ पर बाग में उसके एक व्यक्ति के छुपे होने की आशंका थी जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश की लोकेशन के आधार पर पुलिस आखिरकार उसे हिरासत में लेती है 21 मार्च 2025 को। और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करती है, उससे बातचीत करती है तो पता चलता है कि उसका बड़ा भाई है अजय कुमार द्विवेदी। दरअसल वो नशे का आदी है और उसको नशा कई तरह का करता है, चाहे वो शराब हो या फिर नशीली गोलियां हो। उसी के भाई ने बताया कि आलमबाग बस अड्डे पर रात के जब 1:30 के आसपास का वक्त हो चला था, उसको एक लड़की बस स्टैंड से आती हुई दिखाई देती है। उस लड़की को देखते ही उसकी नीयत ख़राब हो जाती है
उसके बाद वो अपने भाई को फ़ोन करता है दिनेश को। दिनेश से कहता है कि मैं आलमबाग से निकलूंगा और नहरिया होते हुए यहाँ से कानपुर हरदोई हाईवे होते हुए एक बुद्धेश्वर जगह लगती है, वहाँ से दुबग्गा चौराहे पहुँचूंगा और तुम अंधे की जो पुलिस है वहाँ अंधे की पुलिस के पास, अंधे की चौकी के पास पहुँच जाना, वहाँ तुम मुझे मुलाकात करना। जैसे ही भाई ने भाई को ये रास्ता बताया, वो पहले से वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करने के बाद अंधे की चौकी के पास जैसे ही ऑटो रुकता है, लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। लड़की को तब तक नहीं पता था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। जैसे ही भाई सामने दिखाई देता है, अजय तुरंत ही अपने ऑटो से उतरता है। उतरने के बाद वो पीछे के बैठ जाता है और अपने भाई दिनेश से कहता है कि तुम अब ऑटो चलाओ। लड़की ने वहीं देखा पास में ये अंधे की चौकी पुलिस है। पुलिस चौकी को देखकर वहाँ, हालांकि वहाँ पर अंधेरा हो रहा था, उस लड़की ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना जैसे ही शुरू किया है, तुरंत ही अजय ने उस लड़की को पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें यहीं मार दूंगा। उसके साथ जब वो बहुत ज़्यादा मारपीट करना शुरू कर देता है, उस लड़की का वो जो मुंह होता है वो किसी कपड़े से बंद कर देता है ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके। अब लड़की ने जिद करना शुरू कर दिया और यहाँ से निकलने की, बचने की तमाम कोशिश करना शुरू कर दिया। अजय ने अपने भाई दिनेश से कहा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इसे ऑटो को जंगल की तरफ लेके चलो। अब यहाँ से कसमंडी से ये मलिहाबाद एक जगह लगती है, उसी में एक वाजिद नगर है और वाजिद नगर के पास ही एक आम का एक बाग होता है, इशरत का बाग बताते हैं। तो ये ऑटो वहाँ पर पहुँच जाता है। लड़की रास्ते भर में विरोध करती रही ताकि उसके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, गलत हरकत ना हो जाए। उसे खींचते हुए बाग की तरफ लेके जाते हैं और बाग की तरफ ले जाने के बाद उस लड़की के साथ वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं, उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे कपड़े फाड़ रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर दम तक वो कोशिश करती रही। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद उसके साथ मारपीट भी करते हैं। उसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे, जब वो कंट्रोल में नहीं होती है तो उसी की ही पजामी से उसका गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। यानी कि अब यहाँ से उसकी हत्या कर दी जाती है, वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस एक अपराधी को, आरोपी को तो पकड़ ही चुकी थी, उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी। अब पुलिस के लिए जो मेन आरोपी था इसमें, अजय कुमार द्विवेदी, आखिरकार पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, उसको ढूंढने में लग जाती है। तो ये 21 मार्च 2025 की ही रात लगभग 9 बजे के आसपास उसकी जो लोकेशन पाई जाती है वो हरदोई हाईवे के पास आम्रपाली वाटर पार्क होता है। वहाँ पर एक महमूद नगर होता है, महमूद नगर की तरफ से वो बाइक लेकर आ रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और रोकने की जब कोशिश की तो वो रुकता नहीं है। पुलिस उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, उससे कह रही कि रुक जाओ, लेकिन पुलिस को देखते ही उसने एकदम से पुलिस को देखते ही गोली चला दी। और जैसे ही वो पुलिस की तरफ गोली चलाता है, पुलिस जवाबी कार्रवाई में उसको भी गोली मार देती है। जैसे ही उस व्यक्ति को गोली लगती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और नज़दीकी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस ने उसके बारे में जानने की कोशिश की, पता चलता है कि 1 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है और उसकी 1.5 साल की बेटी है जो छोटी सी बच्ची है। अब उस बच्ची की परवरिश कैसे होगी, साथ ही उसकी वजह से एक बेकसूर महिला की, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो कि मेहनत से अपने पति का, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहती थी, जो कि अपने बेटे को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहती थी, एक नौकरी की तलाश में थी, उसकी उस महिला को देखकर नीयत खराब हो जाती है। उसके साथ वो रेप जैसी घटना को अंजाम देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस महिला ने अपनी जान देना बेहतर समझा, लेकिन उस दरिंदे के सामने वो किसी भी कीमत पर झुकी नहीं। जब ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो इस घटना को लेकर उन्हें बड़ा अफसोस होता है और इस मामले की जांच पड़ताल जब की जाती है तो पता चलता है कि आखिरकार वो व्यक्ति खुद हिस्ट्री शीटर होता है। पुलिस ने उसको सबक सिखाने के लिए हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया।